जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट, जो कि आपका कोर्स टाइटल है नेशनलिज्म इंडिया का महासंग्राम रिवीजन क्लास फर्स्ट देखेंगे। इसके बाद एक और क्लास आएगी जिसमें हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे। आपको पहले ही बताया गया है कि हर एक सब्जेक्ट की 2 महासंग्राम रिवीजन क्लास आएगी। एक में हाफ सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड में जो है हाफ जो लास्ट बचा रहेगा उसका जो रिवीजन क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। हिस्ट्री पेपर फर्स्ट की रिवीजन क्लासेस ये स्टार्ट हो गई हैं। सेकंड जो पेपर है उसका भी आपके लिए आएगा। अगर किसी अन्य सब्जेक्ट का आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद किसी भी प्रश्न में आपको डाउट रहता है तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है नोट्स दिया जाता है, आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। 1857 ईस्वी में नाना साहब का क्या एक प्रकार से योगदान रहा है और नाना साहब कौन थे, इसके विषय में हम पहले प्रश्न में जानेंगे। जैसे कि आपका पूरा सिलेबस पूरा का पूरा चैप्टर वाइज पहले ही पढ़ा दिया गया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। विजिट कीजिए बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से, दोनों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी चैप्टर आपको अच्छे से कराए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नाना साहब कौन थे? नाना साहब जो थे मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने इन्हें पेंशन देकर बिठूर भेज दिया था। कालांतर में लॉर्ड डलहौजी ने उनकी पेंशन बंद कर दी और जिससे नाना साहब जो है अंग्रेजी के विद्रोही हो गए। जो एक अंग्रेज थे उनके विद्रोही हो गए, क्योंकि उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई और उन्हें राज्य से पहले ही निकाल दिया गया था और बिठूर भेज दिया गया था पेंशन पर। और पेंशन उसके बाद जब बंद कर दी गई तो नाना साहब जो है अंग्रेजों के विरोधी एक प्रकार से बन जाते हैं। और फिर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर को अंग्रेजों से वह छीन लेते हैं। अगला हम देखेंगे, दूसरा हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के 2 प्रमुख कारण को लिखिए। विद्रोह की असफलता क्यों हुई? जो 1857 का पहली क्रांति हुई थी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, एक प्रकार से उसमें एकता नहीं थी। हम देखेंगे क्या क्या कारण थे उसके असफल होने के। पहला था विद्रोह में नेताओं में सैनिक कुशलता तथा संगठित होकर कार्य करने का अभाव था। दूसरा है भारतीय नेताओं में वीरता की कमी नहीं थी, किंतु उनमें सैन्य दूरदर्शिता का अभाव था। सबसे पहली बात, एकता की कमी थी। जो भी यहाँ पर विद्रोह किए हुए थे सब ने अपने अलग अलग कारणों से विद्रोह किया हुआ था। 1857 में सबसे पहले जैसे कि क्रांति की जब यह शुरुआत हुई, विद्रोह की जब शुरुआत हुई तो सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुआ। तो विभिन्न जो भी शासक थे या विभिन्न क्षेत्र थे वहाँ के लोगों ने अपने अपने जो निजी उनकी दुश्मनी थी उसको लेकर अलग अलग विद्रोह किया हुआ था। अगर वही 1857 में वो लोग एक होकर विद्रोह कर दिए होते और अंग्रेजों को भारत से भगाने की मांग कर लिए होते, भगाने का प्रयास कर दिए होते, तो उसी समय भारत शायद हमारा आज़ाद हो गया होता। चलिए अगला देखते हैं। हमारा प्रश्न अगला है, 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का संघर्ष था। इसको संक्षेप में हमें बताना है, इसको संक्षेप में हमें लिखना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष मानने वाले इतिहासकारों में टी.आर. होम्स का नाम उल्लेखनीय है। होम्स के अनुसार अंग्रेजों के विकसित सभ्यता के होने व भारतीयों के बर्बर व असभ्य होने के कारण अंग्रेजों के लिए आवश्यक था कि भारतीयों के बर्बर कार्यों के लिए उन पर कठोर कार्यवाही करें। एक प्रकार से जो भी वहाँ पर विद्रोह हो रहे थे उसमें असभ्यता थी, लोगों को उतना ज्ञान नहीं था और विभिन्न कारण थे। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 का विद्रोह जो है पूर्णतया सैनिक था, ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा है, इसको स्पष्ट हमें करना है। जैसा कि सर जॉन लॉरेंस ने कहा है, यह विद्रोह पूर्णतया सैनिक विद्रोह था जिसमें भारतीय सेना ने अंग्रेजी शासन को भारत से समाप्त करने का प्रयत्न किया था। विद्रोह का आरंभ सैनिकों ने किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई थी उसी के विद्रोह में वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने वहाँ पर जो है विद्रोह 1857 का प्रारंभ किया था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की बात करें तो कुछ राजनीतिक कारण भी थे, कुछ सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सैनिक कारण थे, आर्थिक कारण थे। राजनीतिक कारण कैसे थे? विभिन्न जो
जातियां थीं, जो भी एक प्रकार से जिनका साम्राज्य था, उनसे कुछ लोगों से कुप्रशासन के रूप में उनसे शासन छीन लिया गया। विभिन्न जो भी उसने कूटनीति की अंग्रेजों ने, उनके साथ ये कारण थे। सामाजिक कारण में क्या थे कि विभिन्न उनकी जो भी प्रथाएं थी, सती प्रथा या बाल विवाह और जो भी प्रथाएं थी हिंदुओं की, मुस्लिमों की, अलग अलग लोगों की जो प्रथाएं थी, धीरे धीरे वह समाप्त कर रहे थे, उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। हालांकि उन्होंने सही किया हुआ था सती प्रथा को ख़त्म करके और बाल विवाह के विषय में, विधवा पुनर्विवाह के विषय में करके, लेकिन हिंदू लोग या कोई भी धर्म के लोग हों, अपने धर्म में जो भी नीतियां रहती हैं, जो भी रिवाज रहते हैं, उनके प्रति बहुत ही एक प्रकार से संवेदनशील होते हैं। उनसे कोई छेड़छाड़ करता है तो वह उस पर विद्रोह कर देते हैं। अगला धार्मिक कारण, लोगों के धर्म के साथ व्यवहार जो है प्रभावित किया जा रहा था। सैनिक कारण आपको पता ही है, और आर्थिक कारण भी विभिन्न थे। तो यह सभी कारण 1857 के विद्रोह के थे। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 के विद्रोह को धर्म युद्ध की संज्ञा किसने प्रदान की? L.E.R. रीज ने 1857 के विद्रोह को ईसाई धर्म के विरुद्ध भारतीयों का एक धर्म युद्ध माना। रीज ने स्पष्ट किया है कि भारत में ईसाई धर्म के बढ़ते निरंतर प्रभाव से असंतुष्ट होकर भारतीय नागरिकों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह संघर्ष किया हुआ है। अन्य विभिन्न विद्वान जो थे वह अपने हिसाब से 1857 की क्रांति को अलग अलग नाम दिए हुए थे। जैसे कि कुछ लोग बोले थे यह सिर्फ और सिर्फ सैनिक विद्रोह था, कुछ लोग बोले कि जैसे कि यह राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र के कारण ये हुआ था। कुछ लोगों ने कहा सेल्फ डिफेंस के लिए, मतलब अपनी स्वयं की दुश्मनी के लिए लोगों ने विद्रोह किया हुआ था। विभिन्न प्रकार के जो है यह विद्रोह को नाम देते हैं विभिन्न विद्वान। अगला हमारा प्रश्न है एनफील्ड राइफल, जो कि एक घटना हुई थी। ब्रिटिश सरकार 1856 में लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निश्चय किया। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था और इसके संदर्भ में अफवाह फैली कि इस कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। जांच में इस तथ्य को सत्य पाया गया और सैनिकों में इसे अपना धर्म भ्रष्ट करने का षड्यंत्र माना और इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। एक सैनिक जो कि मंगल पांडे थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट पर आक्रमण किया और उसकी हत्या कर दी थी। जो लेफ्टिनेंट ह्यूज और लेफ्टिनेंट बाज थे, उन दोनों को मंगल पांडे ने गोली मार दी थी, क्योंकि वह अपने धर्म के खिलाफ कभी नहीं सुन सकते थे। जब उन्होंने सुना, विभिन्न सैनिकों ने सुना, हिंदुओं को जैसे कि गाय की चर्बी से जो है वो बांधते हैं पाप होता है, सूअर की चर्बी मुसलमान के लोग मानते हैं, मुसलमान लोग मानते थे कि सूअर की चर्बी छूना हराम होता है। तो जो विभिन्न प्रकार के जितने भी वहाँ पर सैनिक थे, उन्होंने मना कर दिया उसका प्रयोग करने से, क्योंकि वह जो गोली थी जिस चीज़ से बनी हुई थी उसका कवर, वह कवर मुंह से खोलना होता था और मुंह जो कवर था वह सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से थी, जो कि एक जांच की गई और सत्य पाया गया था। तो लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और जब बहुत ज़बरदस्ती करके प्रयोग करने को कहा गया तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट ह्यूज और बाज को गोली मार दी और जिसके चलते जो है मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और उसके बाद जो अंग्रेजों ने 34वीं NI रेजिमेंट तोड़ दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया, जैसा कि मंगल पांडे को सभी सैनिकों के समक्ष फांसी पर चढ़ा दिया गया। और यही कारण था, तात्कालिक कारण एक, जिसके कारण जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न हमारा, तात्या टोपे कौन है, वह क्यों प्रसिद्ध हुए? तात्या टोपे का वास्तविक नाम अगर हम जानें तो वह रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 ईस्वी की महान क्रांति में कानपुर का सैन्य नेतृत्व तात्या ने किया और अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करने के कारण भारतीय इतिहास में वह अमर हो गए। अगला हम प्रश्न देखेंगे, 9वां प्रश्न, अवध का विलय कब हुआ? वहाँ के नवाब का क्या भविष्य हुआ? अवध को लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया और डलहौजी ने अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ से निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया। जो डलहौजी था, विभिन्न कूटनीति लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर विभिन्न जो है साम्राज्य को एक प्रकार से अपने आप में मिला ले रहा था, विलय कर ले रहा था। उसी प्रकार अवध को उसने 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का एक प्रकार से आरोप लगाया और उसी के आधार पर अंग्रेजी राज्य में उसे मिला लिया। अगला हम प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के दो उत्तरदायी कारक बताइए। पहला क्या कारक था? 1857 ईस्वी का विद्रोह राष्ट्रीय जागरण का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था। दूसरा क्या कारक रहा? लॉर्ड लिटन की अन्यायपूर्ण साम्राज्यवादी नीति ने प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का उदय एक प्रकार से किया हुआ था। जब किसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकार से अपराध होने लगे और उनके प्रताड़ित किया जाने लगे तो वह अपने राष्ट्र के विषय में सोचने लगते हैं। जैसे कि लॉर्ड लिटन ने विभिन्न नीतियां बनाई जिससे परेशान होकर यहाँ की जनता के मन में राष्ट्र का भावना उत्पन्न होने लगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीयता के उदय के धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन राष्ट्रीयता के विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुए। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद तथा श्रीमती एनी बेसेंट आदि नेताओं ने धार्मिक सामाजिक जीवन की बुराइयां दूर कर उन्हें आत्मविश्वास और आत्म अभिमान की भावना के जागृत किया हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जागृत का क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय जागृत का अर्थ राष्ट्रीयता की भावना के जागरण से है। जब किसी देश के नागरिकों के बीच एक राष्ट्र के अस्तित्व की चेतना आ जाती है तथा जब वे राष्ट्र की राजनीतिक एकता व स्वतंत्रता के विषय में चैतन्य हो जाते हैं तब हम उन्हें राष्ट्रीय जागरण की स्थिति में पाते हैं। अर्थात जब वह अपने राष्ट्र के प्रति सोचने लगते हैं, अपने स्वतंत्रता के प्रति चैतन्य हो जाते हैं, यह सभी विचार जब उनके मन में आ जाते हैं तो वह राष्ट्रीय जागृत की स्थिति पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया हुआ था। शस्त्र अधिनियम के बारे में आप क्या जानते हैं? लॉर्ड लिटन ने एक शस्त्र अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार बिना लाइसेंस के हथियार रखना, लेकर चलना, उसका व्यापार करना अपराध घोषित कर दिया। उसने जो भारत के निवासी हैं उनको अपराध एक प्रकार से घोषित किया था। जो कि वहाँ से आए थे ब्रिटिश से, वह लेकर चल सकते थे, जिसका भारी मात्रा में लोगों ने विरोध भी किया था। अगला प्रश्न हमारा है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो है 1868 ईस्वी में हुआ था। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जागृत की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर जनता राजनीतिक एकता एवं स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगती है तब राष्ट्रीय जागृत की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गांधी जी का विचार, आर्थिक विचार कैसा था? गांधी जी औद्योगिक क्रांति और केंद्रित अर्थव्यवस्था के विरोधी थे। वे भारत के लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को ही सर्वोत्तम मानते थे। वे विनाशकारी और मानव शोषण को प्रोत्साहित करने वाली मशीनों का प्रयोग सर्वथा जो है त्याज्य समझते थे। उनके सामाजिक विचार को हम जानें तो गांधी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे सामाजिक विषमता तथा जातिवाद के विरोधी थे। वे अस्पृश्यता तथा सांप्रदायिकता को मानवता विरोधी समझते थे। वे स्त्री शिक्षा पर बल देते थे और स्त्रियों को पुरुषों के समान मानते थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गांधी दर्शन से क्या तात्पर्य है? गांधी जी के विचारों और शिक्षाओं के प्रायः गांधीवाद के नाम से पुकारा जाता है। मतलब जो उन्होंने विचार दिए हैं, जो उन्होंने शिक्षा प्रदान की है, उसे एक प्रकार से गांधीवाद का नाम से जाना जाता है। परंतु गांधी जी का कहना था कि मैंने कोई वाद या संप्रदाय नहीं चलाया है। गांधी जी का दर्शन, जिसे गांधीवाद का नाम दिया गया, वह सत्य अहिंसा में निहित पाया जाता है, निहित होता है। गांधी जी के राजनीतिक विचार के विषय में जानें तो गांधी जी थे वह व्यक्तिवादी तथा अराजकतावादी विचारक थे। वे राज्य की शक्ति के विरोधी थे। उनके अनुसार वह सरकार सर्वोत्तम होती है जो कम से कम शासन करती है। वे राज्य के कार्य क्षेत्र के विस्तार को नहीं पसंद करते थे। अर्थात राज्य कम से कम शासन करे, कम से कम नियम बनाए और वह कम से कम अपने क्षेत्र को विस्तृत करे, तब वह अच्छी सरकार मानी जाती है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, गांधी जी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के विरोधी थे, स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी बालकों को शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से देने के पक्ष में थे। उनके विचार में यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के पढ़े लिखे अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में एक प्रकार का गौरव का अनुभव करते थे। एक प्रकार से जो लोग अंग्रेजी पढ़ लेते थे वह अपने आप में एक गौरव का अनुभव करते थे, परंतु इनका कहना था कि यहाँ के लोगों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई करनी चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रॉलेट एक्ट क्या है? क्रांतिकारी अपराधों का दमन करने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए। इनमें से एक को सरकार ने फरवरी 1919 ईस्वी के अधिनियम का रूप प्रदान किया जो आतंकवादी और अपराध अधिनियम कहलाया। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते थे। रॉलेट एक्ट के तहत लोगों को वह बिना पूछे कुछ भी गिरफ्तार कर लेते थे।
जो भी उन्हें लगता था उनके खिलाफ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, इसके कोई दो कार्यक्रम बताइए। असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। इसके कार्यक्रम जैसे कि पहला है स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्य अपना अपना त्यागपत्र देने और सरकारी उपाधियां तथा अवैतनिक पदों को छोड़ दे। एक प्रकार से असहयोग आंदोलन, जो ब्रिटिश सरकार है उसका सहयोग करना बंद कर दें, अर्थात जो सैनिक भारत के हैं ब्रिटिश में लगे हुए हैं वह सैनिक की अपना जो जॉब है वह छोड़ दें, जैसे कि जो वहाँ पर अध्यापक हैं वह छोड़ दें, जो भी सरकारी कार्य कर रहे हैं अपना छोड़ दें, अवैतनिक पदों को एक प्रकार से छोड़ दें और साथ ही साथ जैसे कि वहाँ से आ रहे जो भी वस्त्र हैं उनका त्याग कर दें और अपना स्वयं के वस्त्र पहने, खादी वस्त्र पहने और स्वनिर्मित कुटीर उद्योगों का एक प्रकार से उसमें विकास भी करें। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में समय कांग्रेस के कोई दो रचनात्मक कार्यक्रम बताइए। पहला है स्वदेशी माल का प्रयोग अधिकाधिक किया जाए, जो कि हमने बताया। दूसरा है चरखे कताई बुनाई का व्यापक प्रचार किया जाए। अगला प्रश्न हमारा चौरा चौरी कांड पर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1920 को कांग्रेस के नेतृत्व में जनता एक जुलूस निकाल रही थी और इसी अवसर पर एक उत्तेजित भीड़ ने 21 सिपाहियों और एक सब इंस्पेक्टर को पुलिस चौकी में खदेड़ कर उसमें आग लगा दी। फलता हुए सभी लोग एक प्रकार जल गए और चौरा चौरी कांड जो है वहाँ पर हुआ। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। असहयोग आंदोलन के 10 वर्ष बाद गांधी जी के नेतृत्व में एक बार फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान हुआ मार्च 1930 में। 1920 में आपका क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। इसके 10 वर्ष एकदम करेक्ट पश्चात 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान जो है गांधी जी करते हैं। 1930 में आंदोलन आरंभ किया गया। इस नए आंदोलन को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम दिया। आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नमक सत्याग्रह क्या है। फरवरी 1930 तक गांधी जी ने यह निश्चय कर लिया कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे और नमक बनाने के विरुद्ध कानून को तोड़ेंगे। 2 मार्च 1930 को वायसराय के नाम एक पत्र लिखा और बतलाया कि यदि शिकायतों को दूर करने के लिए आश्वासन नहीं दिया गया तो यह नमक कानून तोड़ेंगे, और वह जाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। नमक कानून को तोड़ना मतलब जो है वहाँ पर जाकर नमक का वह निर्माण करना। अगला प्रश्न हम देखेंगे 28 नंबर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ आहूत हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में 12 नवंबर 1930 ईस्वी को संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, दांडी मार्च किसे कहते हैं, दांडी कूच क्या है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों समेत दांडी समुद्र तट की ओर, जो गुजरात के तट पर सूरत के पास था, पदयात्रा आरंभ किया। 6 अप्रैल को गांधी जी अपना उनके सहयोगियों ने समुद्र में शोधनात्मक कार्य किया और एक प्राविधिक कानून को तोड़ा उन्होंने। अगला प्रश्न हम देखेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के विषय में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की और 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में स्वराज्य का झंडा उन्होंने फहराया हुआ था। सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का भी निश्चय किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे 31 नंबर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आपको यह सभी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप पूरे क्लास का नोट्स चाहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री पेपर फर्स्ट और हिस्ट्री पेपर सेकंड दोनों का नोट्स जो है अवेलेबल आपको PDF फॉर्म में कराया गया है, जो कि पेड है। अगर आप चाहते हैं उसको लेना तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको नंबर दिया जा रहा है 86 048 46 796। यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जब मैसेज करेंगे और सब्जेक्ट बताते ही आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। आप बस जो QR स्कैनर दिया जाए उस पर 50 रुपये करेंगे तो हिस्ट्री पेपर फर्स्ट दे दिया जाएगा, 100 करेंगे दोनों दे दिया जाएगा आपको। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसमें सॉल्यूशन के साथ दे दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट का पेड नहीं है, बस हिस्ट्री का पेड है, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है। बहुत से बच्चों ने लिया है पहले से, क्योंकि वह पढ़े हुए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बस इसी सब्जेक्ट में है और किसी के लिए आपसे पेमेंट नहीं लिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न हमारा 32 जो है,
और यह जो आपको यह रिवीजन क्लास कराई जा रही, इसका नोट्स आपको फ्री में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए 3 सिद्धांतों को लिखिए। पहला सिद्धांत था न्याय प्रशासन में जोरी प्रथा का विकास, दूसरा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तीसरा स्वदेशी आंदोलन का प्रचार व राष्ट्रीय शिक्षा का विकास। अगला प्रश्न हम देखेंगे 33 नंबर, उदारवादी आंदोलन का महत्व। 1885 से 1905 ईस्वी तक चलने वाला कांग्रेस का उदारवादी आंदोलन वास्तव में एक ऐसा आंदोलन था जिसमें ब्रिटिश शासन व्यवस्था के प्रति आस्था तो व्यक्त की गई थी, परंतु साथ ही सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, फिरोज शाह मेहता, आपको पता होगा कि 1885 में कांग्रेस का जो है निर्माण होता है और 1905 तक जो है उदारवादी लोग उसमें रहते हैं, लेकिन 1905 के पश्चात उग्रवादी लोगों का, उग्रवादी कांग्रेस का एक प्रकार से जन्म वहाँ पर होता है, जो कि 1907 में जाकर गरम दल नरम दल दोनों विभाजित हो जाते हैं और फिर 1916 में जाकर उनमें समझौता होता है। तो अगला हम प्रश्न देखेंगे, फिरोज शाह मेहता के विषय में जानेंगे। फिरोज शाह मेहता जो हैं वह बम्बई के प्रभावशाली वकील थे। लंदन में वकालत पढ़ते समय वह दादा भाई नौरोजी के प्रभाव में आए। उनका सार्वजनिक जीवन जो है 1870 के बाद प्रारंभ हुआ। 1890 में वह इंडियन नेशनल के अध्यक्ष चुने गए और वह प्रभावशाली वक्ता तथा तर्क वितर्क में एक प्रकार से निपुण थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब और किस वर्ष हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में एलन ऑक्टेवियन होम द्वारा की गई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता की। स्थापना सत्र में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नासिक षड्यंत्र केस। 21 दिसंबर 1909 को नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की एक थिएटर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बस आपको ध्यान से सुनना है हर एक प्रश्न को, और नोट्स जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप यूनिक ज्ञान सर्च करेंगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे नोट्स दिया जाएगा। यहाँ पर आप वीडियो को देखकर अच्छे से समझकर वहाँ से रिवीजन कर लीजिए, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे थे, नासिक षड्यंत्र केस, जिसमें 21 दिसंबर 1909 को नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की जो है उनको थिएटर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जैक्सन अपने शोषण संबंधी कृत्यों के लिए जनता में अत्यंत घृणा का पात्र था। VD सावरकर द्वारा स्थापित संगठन अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे ने जैक्सन की हत्या की हुई थी। इस हत्याकांड में अभिनव भारत के 27 सदस्यों को सजा दी गई। 19 अप्रैल 1910 को अनंत को बॉम्बे कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दी गई और उसे थाने जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 37 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था और इसके सभापति व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। A.O. ह्यूम का कांग्रेस के प्रति योगदान क्या था। एवन ऑक्टेवियन होम जो थे वह ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के प्रमुख थे। 1885 में ह्यूम ने भारत के प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति का एक सम्मेलन बुलाया जो भारतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। वे कांग्रेस के प्रथम महामंत्री थे। कांग्रेस के प्रति इनकी इन सेवाओं से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। किसको, A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, उदारवादियों की 2 दुर्बलताएं बताइए। पहली है उनकी देशभक्ति का राजभक्ति में मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा अपनाई गई वैधानिक पद्धति प्रभावदायक नहीं थी। अगला प्रश्न 40 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना आपने देखा 1885 में हुई। कांग्रेस की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। पहला था समस्त देशवासियों के वंश और धर्म और प्रांत संबंधी दूषित संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को पोषण और परिवर्धन करना, और दूसरा था उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देश हित में काम करें। अगला प्रश्न
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने की हुई थी। आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने इसलिए किया था कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती थी सीधे वह धरना कर देते थे या विद्रोह कर देते थे, उन्हें पता नहीं लग पाता था। इन्होंने सोचा कि हम एक संस्था बनाते हैं, जैसे कि कांग्रेस नाम की एक बनाते हैं, और कोई भी समस्या होगी पहले इन्हें बताइए, फिर ये हमें बताएंगे, हम उसका सुझाव करेंगे। परंतु यह जानते थे कि यह इन्हें बता देंगे तो हम उसके खिलाफ जो है सतर्क हो जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सशक्त बनकर, लोगों के लीडरशिप अच्छी, उन्होंने नेतृत्व अच्छा किया और जनता का साथ लेकर धीरे धीरे स्वतंत्रता के मार्ग पर वो चल पड़े। अगला प्रश्न, प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। प्रमुख उदारवादी नेता में फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और मदन मोहन मालवीय थे। जैसे कि अगर उग्रवादी आपसे पूछा जाए तो सबसे मेन कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, और बिपिन चंद्र पाल, और लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक। ये 3 लोग जो है उग्रवादी में प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न हमारा, उदारवादियों की कोई 4 सफलताएं लिखिए। ब्रिटिश शासन के दोषों का स्पष्टीकरण उन्होंने किया, भारतीय राष्ट्रीयता के जनक बने, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा दी, सरकार से विभिन्न मांगों को मानने का अनुरोध उन्होंने किया। इस प्रकार से आपका यह फर्स्ट जो हमने महासंग्राम रिवीजन कराया यहाँ पर होता है समाप्त। नेक्स्ट आपका कल आएगा, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, रिवीजन करिए, नोट्स आपको दे दिया जाएगा अभी तुरंत के तुरंत। चैनल से, टेलीग्राम से आप ले लीजिए, अच्छे से रिवीजन करिए, बढ़िया तैयारी करिए। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ में आप कमेंट करके पूछिए, टेलीग्राम मैसेज में पूछिए, डिस्कशन ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, जो भी सहायता होगी आपके लिए की जाएगी। चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए लोगों के पास, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।